टेली मार्ट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा ई कॉमर्स में तो आपने एक ही स्क्रीन पे 50 विंडो खोली हुई है, जो सस्ता दे रहा है आप उसे खरीदो। सबसे इफेक्टिव क्या लगा। लोग देखें ई कॉमर्स से नहीं खरीदते, उसके पीछे रीजन जो होता है ना वो दो हैं। वन इज ट्रस्ट डेफिसिट, वन इज प्राइस पॉइंट। तो आपकी कोई रेंज है कि इतने कैपिटल लेके कंपनी आएगी तो फिर हम उसको केटर करेंगे। हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें। आपको क्या फील होता है इस्लाम, रिलीजन और आज की जो हमारी जनरेशन है, यूथ जो है। भाई मेरा बिलीव बड़ा सिंपल है, जो अच्छी बात कर रहा है वो भी सही है और जो गलत बात कर रहा है तो मेरे लिए मैं भी बड़ा इसमें स्ट्रेट हूँ। तो क्या आप समझते हैं कि होम स्कूलिंग जो है ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो अगर आप बच्चे को होम स्कूलिंग करेंगे, कल वापस दुनिया में तो भेजना है ना आपने। जब आप उस दुनिया में उसको वापस भेजेंगे ना, वो ज़्यादा हाथ से निकल जाएगा। मैं कैरियर कैसे चूज करूँ। हर करियर को पढ़ें, इसके बाद आपको समझ आ जाएगा मैं किसके लिए बनाऊँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज गपशप विद अदील के प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। मेरे बहुत ही अच्छे और पुराने दोस्त जनाब अब्दुर्रऊफ़ ईसा साहब के साहबज़ादे हैं। ये तो अब ख़ुद एक ब्रांड हैं तो और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं अहमद रऊफ़ ईसा साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है कि आपके अब्बू के ऑफ़िस में 12-13 साल पहले मैं आया करता था, आप कभी कभार नज़र आते थे। तो माशाल्लाह हमारे सामने ही आपने ग्रो किया और अमेजिंग जर्नी। और आज मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सामने बात करें। बात हमारी ज़्यादा फॉर्मल नहीं होगी, कैजुअल अंदाज से होगी। डिफरेंट डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस मैं करूँगा आपसे। अहमद भाई, आजकल आपकी क्या मसरूफ़ियात हैं, पहले तो हमें ये बताएं। मसरूफियात कोई मुझसे पूछता है, बड़ा आसान है। सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, फिर दोस्तों को, फैमिली को, सबको टाइम देते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं। और मसरूफियत नॉर्मली ये रखा है कि सुबह से लेकर रात तक बस काम करते रहता है। और सच्ची बात है, काम भी अल्लाह का शुक्र है हमारा शौक़ है, तो वो काम नहीं लगता है, स्ट्रेस देता ही नहीं है, तो मज़ा आ रहा होता है। मैं आपके क्लिप्स फेसबुक पे कभी कभार मेरी नज़र से गुजरते हैं, तो आप कहीं लेक्चर देने जा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में। तो ये क्या सिलसिला है? आप तो बिजनेसमैन हैं, तो ये अच्छा होता यही है, ज़ाहिर है बिज़नेस तो कर ही रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी साल हो गए। अब तो मेरे ख्याल है को 15-16 साल हो गए तकरीबन काम करते हुए। तो लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोगों को लगता है कि यार इनसे हमें 4 पैसों का फ़ायदा हो सकता है, बुलाया जाए तो कोई ऐसी बात की जा सकती है, इससे बच्चे शायद मोटिवेट हों, कोई चीज़ सीखना चाहते हो। ज़ाहिर है मैं एक सर्टेन 2-3 इंडस्ट्रियों में रहा और वो मेरी स्पेशलिटी है। ई कॉमर्स है, रिटेल है, वो मेरी स्पेशलिटी है। तो लोगों को लगता है कि शायद वो ज़ाहिर है बच्चा उस तरफ आना भी चाहता है, वो अपने मसले मसाइल समझना भी चाहता है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, क्योंकि ये चीज़ कोई बताने को तैयार नहीं है। लोगों को आपको पता है कि जो पढ़ा भी रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, वो सिर्फ बोल रहे होते हैं सारी चीज़ अच्छी है कर लो, सही, क्योंकि उनको शायद उस कोर्स पे पैसे बन रहे होते हैं, तो वो कहते हैं सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं। वेयरएज़ हमारा केस बड़ा सिंपल है, मैं बड़ा रियलिटी ओरिएंटेड बात करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है काम कर रहे हैं, उतने 100 बिज़नेस के साथ मुस्तकिल कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि इंडस्ट्री इस तरफ जा रही है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इसलिए माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं, मेजर जितने इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, इवन इंटरनेशनली, तो वो हमें बुलाते हैं कि यार आप लेक्चर दें, आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करें। और फिर ऐसी बात है, वो ओपन फ्लोर भी होता है, लोग सवाल जवाब भी करना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ चल रही होती है। अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें जैसे कि आपने जिक्र किया कि आपके वालिद की कोई बिज़नेस प्रॉब्लम्स हो गई थी पिछले बिज़नेस में, फिर आप मोबाइल बेचने लगे या कुछ करने लगे, फिर वहाँ से ये टेली मार्ट का आगाज़ हुआ। तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि ये आगाज़ कैसे हुआ मुख्तसरन अगर मैं बताऊं तो वालिद साहब एक कंपनी चलाते थे, मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी। उस वक्त मीना की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी पूरे। और वालिद साहब का हमारा ताल्लुक मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री से, वो पाकिस्तान के सबसे पुराने आदमी, उन्होंने मोबाइल का काम किया। मेरी पैदाइश से पहले से मोबाइल का काम करता है, सही है। मेरी एज आज 34 साल हो गई है, सही है। तो ज़ाहिर है आप मोबाइल इंडस्ट्री में किसी को भी वालिद साहब का नाम लें तो वो सारे लोग माशाल्लाह अच्छे नाम से जानते हैं। तो हुआ यही कि पार्टनर्स का एक कॉन्फ्लिक्ट था कि कंपनी हाईजैक हो जाती है, हमारे मुल्क में हो जाता है, चेयरमैन निकाल दिया जाता है कंपनी से, ये भी हो जाता है, फिर कोर्ट कचहरी खेलें। तो ज़ाहिर है हमारा था, अब ज़ाहिर है बचपन से एक चीज़ जो देखी है वो समझ आती है फ़ोन्स। तो पहली चीज़ जो एक बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हैं, या हमारे वालिद साहब से भी हमने सोचा क्या करेंगे, तो बोला मोबाइल करते हैं, क्योंकि समझ ही वही आता था, इसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था। पूरी ज़िंदगी हमारे वालिद साहब ने भी लगा दी, हमारे तो बचपन उस पर निकल गया। तो हमने मोबाइल फ़ोन का काम स्टार्ट किया, वो ट्राई किया, वो भी बहुत ज़्यादा क्लिक नहीं हो पा रहा था, होलसेल वगैरह। एक बच्चा जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और जो कि कराची की बर्गर यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसमें पढ़ रहे थे, तो हमें कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे कि सदर में जाके होलसेल करेंगे हम।
तो हमने लोग भी रखे, उन्होंने भी चीट किया, बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हुई। तो मैंने बोला यार चलो फिर ई कॉमर्स करते हैं, क्योंकि हम ई कॉमर्स सेलर्स के जो है उस टाइम पे वो थे, वेंडर थे। तो मैंने बोला यार ये जो सेलर जो काम कर रहा है, जो हमसे लेके जा रहा है, उससे तो शायद हम बेहतर कर सकते हैं। तो वाई नॉट, क्योंकि हम ज़्यादा अंदाज़ा भी था इंटरनेशनली क्या हो रहा है, सारी चीज़ें किस तरह होती है, करते भी थे। तो मैंने यार चलो ई कॉमर्स करते हैं। फिर ई कॉमर्स माशाल्लाह स्टार्ट किया, तो अल्लाह ने वहाँ से हमारा हाथ पकड़ा। तो जो टेलीमार्ट स्टार्ट हुआ तो अल्लाह ने ऐसा किया कि लोगों ने देखना शुरू किया, जो चीज़ हम कर रहे थे अल्लाह का शुक्र ये था वो ऑन पॉइंट जा रही थी। ये अल्लाह का करना ही होता है, इंसान की तो ताकत नहीं है कि जो आप ट्राई कर रहे हैं तो वो लिटरली मिट्टी में हाथ डाल रहे सोना निकल रहा था, ऐसा हो रहा था। अल्लाह का करते करते माशाल्लाह वो एक पॉइंट पे पहुंची कंपनी। फिर हम रिटेल में स्टेप इन किए ई कॉमर्स के बाद। जब रिटेल में स्टेप इन किए तो माशाल्लाह करते करते आज माशाल्लाह 39 आउटलेट्स है हमारी 26 शहरों में पाकिस्तान के। तो वो एक नेटवर्क अच्छा बन गया रिटेल का। तो वो एक पुरानी लेगेसी हमारी जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल की थी, वो लेगेसी भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो गई रिटेल के आने के बाद। और ई कॉमर्स भी हमारा एक पॉइंट पे माशाल्लाह बिल्डअप हो गया। आज माशाल्लाह पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मार्केट प्लेस है आफ्टर दराज। तो वो हम करते रहे और इसके बाद जाहिर सी बात है और भी बहुत सारी मसरूफियात पालनी, क्योंकि ज़ाहिर है कंपनी एक पॉइंट पे आके जब स्केल कर जाती है फिर हमें पता होता है चीज़ें बस ऑप्टिमाइज होती जाएंगी और बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह होती जाएंगी। फिर वॉल्यूम गेम हो जाता है, वॉल्यूम बड़ा होता रहेगा। तो फिर मैंने थोड़ा सा बैक सीट ली, छोटा भाई है उसने वो जो है उसको टेकअप किया। अभी आजकल रिसेंटली ऐसा हुआ कि 3 साल बाद वापस मैंने टेलीमार्ट टेकअप किया कि टेलीमार्ट भी मैं देख रहा हूँ और मेरा जो अपने साइड में जितने बिजनेस हैं वो सारी चीज़ें भी मैं देख रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा टेलीमार्ट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि ये आपने, ज़ाहिर बात है हर चीज़ में बंदा स्टार्ट करता है, उसके अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, ट्रायल एंड एरर से बंदा सीखता है। तो अभी टेलीमार्ट के जो उसकी क्या यूएसपी है, मतलब मैं क्यों आपसे ख़रीदा जाए टेलीमार्ट से, क्या फ़ायदा होगा? नॉर्मली देखिए ई कॉमर्स में जो होता है ना कस्टमर, वो कस्टमर किसी का सगा नहीं होता ई कॉमर्स में। वो प्राइस पॉइंट पे सगा होता है, सिर्फ उसको प्राइस अच्छी कहीं से भी मिलेगी वहीं से लेगा, सही है। जिसकी वजह से ई कॉमर्स में आप ये नहीं कह सकते कि यार ये मेरे पास ही आएगा कस्टमर, वो कहीं भी जाएगा। जो रिटेल पे आंखों में शर्म होती है ना कस्टमर के, कि आप किसी को भी मना करने से पहले 2 दफ़ा सोचते हैं, आप कहते हैं मैं बाद में आता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं कल इंशाल्लाह आऊँगा। तो आप कभी ये नहीं बोलते मुझे नहीं चाहिए डायरेक्ट। ई कॉमर्स में तो आपने एक ही स्क्रीन पे 50 विंडो खोली हुई है, जो सस्ता दे रहा है उसे खरीद लेना। टेलीमार्ट से अल्लाह का शुक्र है बेनिफिट स्टार्ट में ये हुआ कि हमने अपनी यूएसपी बिल्ड की थी कि हम जेन्युइन चीज़ बेचते हैं, ओरिजिनल चीज़ बेचते हैं, कोई रेप्लिका नहीं बेचते, कोई फजूल का सेलर आपको हमारे पास नहीं देखेगा, सिर्फ ब्रांड्स हमारे पास बिकते हैं। तो लोग जो साफ सुथरी चीज़ लेना चाहते थे, जेन्युइन लेना चाहते थे, और उसके लिए वो एक सर्टेन प्राइस पॉइंट देना भी चाहते थे। मैं कभी जिंदगी में ये बोलता हुआ नहीं मिलूंगा आपको कि मैं सबसे सस्ता हूँ, सही है, ये बिल्कुल फजूल बात है कि मैं सबसे सस्ता हूँ, क्योंकि कोई कल बंदा आएगा वो बोलेगा मैं और लॉस करना चाहता हूँ प्रोडक्ट पे, तो मैं उससे सस्ता क्यों होऊंगा। हाँ ये ज़रूर है, हमने यूएसपी बनाई कि जेन्युइन चीज़ बेचेंगे, ब्रांडेड चीज़ बेचेंगे, अच्छे प्राइस पॉइंट पे बेचेंगे, नॉट सस्ते प्राइस पॉइंट पे, अच्छे प्राइस पॉइंट पे बेचेंगे। और अगर आपको कहीं से सस्ता मिलता है तो मैंने फिर बार्गेन का ऑप्शन डाल दिया कि जैसे आप दुकान पे जाते हैं बार्गेन करते हैं। फिर हमारे पास अच्छी चीज़ ये हमारी यूएसपी में है कि कोई रिटेल नहीं करता, रिटेल कंपनी रिटेल करती है, ई कॉमर्स कंपनी ई कॉमर्स करती है। मैंने उसको, हमने जो ब्लेंड किया माशाल्लाह, वो ब्लेंड हमें फ़ायदा भी दिया, सही है। हमने ई कॉमर्स किया, हमने रिटेल किया, हमने कॉर्पोरेट किया, B2B किया, हमने हर वो चीज़ की जो कोई नहीं करता था। हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना लिया बिजनेस का कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अनटचेबल हो गया, कि लोगों ने बोला अब मुझे कोई ई कॉमर्स में टक्कर देना आता है, वो ई कॉमर्स को टक्कर दे सकता है, मेरे रिटेल को टक्कर नहीं दे सकता, सही है। वो रिटेल पे अगर कोई टक्कर कल को देने आएगा, वैसे बहुत मुश्किल काम है वो रिटेल को टक्कर देना। उसका रीज़न है कि आप 39 स्टोर जब कर जाते हैं ना, तो उसके बाद हर ब्रांड आता हुआ सोचेगा कि यार मैं कब जाके 39 स्टोर बनाऊंगा, जब तक बनाऊंगा इसके 60-70 हो जाएंगे। तो मैं उसको, और प्लस ये रेस ऐसी है इसकी, खासकर टेक प्रोडक्ट, क्योंकि हम रिटेल में टेक ज़्यादा बेचते हैं, उसमें मार्जिन इतने नैरो हैं कि किसी के लिए भी इतनी ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि बोले कि मैं ये करूँ। वेरएज हमें पता है कि यार हमें उससे किस तरह पैसे बना रहे हैं और किस तरह वॉल्यूम्स बिल्ड करना है। अच्छा टेलीमार्ट पे आप सिर्फ मोबाइल्स बेचते हैं या उसके एक्सेसरीज या और भी उसके अलावा? अच्छा टेलीमार्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे तो सब कुछ है, फैशन भी है वहाँ, तो फार्मेसी भी है, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। वेरेज अगर क्यों, जैसे आप दूसरे मार्केट प्लेसेस देखते हैं, दराज, अलीबाबा, तो वो भी सब बेच रहे हैं, हम भी सब बेच रहे हैं। हाँ ये ज़रूर है उसके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में करोड़ों प्रोडक्ट है, मेरे पास लाखों प्रोडक्ट है, क्योंकि वो सब कुछ बेच रहा है। वो आपको चाइना का सेलर भी देखेगा, वो झाड़ू पोछा भी बेच रहा है, वो सब बेच रहा है। मैं वो चीज़ नहीं बेचता एट टेलीमार्ट। तो जाहिर सी बात है मेरे पास पोर्टफोलियो लिमिटेड है, लेकिन सुथरा आइटम होता है। तो हमारे पास ई कॉमर्स में पोर्टफोलियो वही है, लेकिन अगर रिटेल डिवीजन पे अगर हम जाएँ हमारे, तो रिटेल में हम सिर्फ हार्डकोर टेक बेचते हैं, मोबाइल फ़ोन, टेक, गैजेट्स, एक्सेसरीज। ठीक है। और ये जो आपके टेलीमार्ट जो ई कॉमर्स वाला है, इसमें आप लोग सब ब्रांड न्यू बेचते हैं या तो यूज्ड में भी ऐसे आइटम? हमने इसका एक प्री ओन्ड का सेक्शन रखा हुआ है, सही है, जिसको अभी हम रिसेंटली रिवैम्प कर रहे हैं। और प्री ओन्ड में भी यही था कि ज़ाहिर है लोग खरीदना चाहते हैं, सस्ता प्रोडक्ट भी खरीदना चाहते हैं यूज़ में,
तो अगर उनको कोई ऑथेंटिक सस्ती चीज़ बेचे, वो यूज़ चीज़ बेचे, तो उनको चाहिए वो चीज़। वेरे आपको पता है यूज़ के नाम पे कराची में जो जो चीज़ें बिकती हैं, पूरी पूरी अंदर से चीज़ें चेंज होती हैं, बिल्कुल बुरा हाल होता है। मैं लिटरली बीच में मैंने एक दोस्त ने फ़ोन दिया, हमने उसको चेक कराया, तो टेक्नीशियन कह रहा है इसकी 3 ओपन हार्ट सर्जरियाँ हुई है फ़ोन की। अब मैं करूँगा ना, ख़राब हो जाएगा ये, सही, ये नहीं बन सकता इसकी। और वो वेरे उसका अगर फ़ोन हम सामने से देखते तो बिल्कुल नया लग रहा था। तो हमने ये सोचा कि यार हम प्री ओन्ड की कैटेगरी स्टार्ट करें। हमने उसको बीच में थोड़ा सा पॉज किया था, वापस उसको रीलॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको मोबाइल फ़ोन भी मिलेंगे, लैपटॉप भी मिलेंगे, एवरी सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट एक्सेसरीज आपको ब्रांड न्यू प्लस यूज़ भी मिल रही है प्री ओन्ड पे। तो यूज़ मिलेगी प्लस उसमें हम जाहिर सी बात है 30-30 दिन की चेकिंग वारंटी देंगे। जिस तरह इंटरनेशनली होता है कि यूज़ प्रोडक्ट बेचने की भी एक तमीज़ होती है, तो हमने सोचा उस तमीज़ के साथ हम इंशाल्लाह बेचेंगे। सही। अच्छा, ई कॉमर्स में आपको टेलीमार्ट जो आपने चलाया, तो उसमें आपको सबसे इफेक्टिव आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, सबसे इफेक्टिव क्या लगा, क्या स्ट्रेटजी लगी, कौन सा प्लेटफॉर्म लगा? अच्छा, प्लेटफॉर्म के अगर उस पर हम देखें ना, तो मेटा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चलता है। मेटा में फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, सही है कि लोगों को ये चीज़ अब जाके चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। वो व्हाट्सएप भी बहुत यूज़ करना चाह रहे हैं लोग, कि व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन हो रही है, व्हाट्सएप बॉट आ गए हैं, व्हाट्सएप एआई का इंटीग्रेट हो गया है कि जहाँ से आप ऑर्डर्स ले सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसी बेतहाशा चीज़ें हो गई हैं अब जाके कि जहाँ पे लगता है हमें कि यार आगे उस तरफ लोग मुड़ेंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चलती है। लोग देखें ई कॉमर्स से नहीं खरीदते, उसके पीछे रीज़न जो होता है ना, वो 2 हैं। वन इज़ ट्रस्ट डेफिसिट, वन इज़ प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट उसको लगता है यार, अब जैसे हम कराची वाले ना, हम सबको पता है, आप भी कैमरा ऑन करते हैं, आपको पता है भाई कैमरा लेना है रीगल चले जाना है मुझे, सही है, मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे टेक्नो चले जाना है, मोबाइल फ़ोन लेना है सदर चले जाना है। तो हम लोगों को पता है, और हमें वहाँ प्राइस पॉइंट सस्ता मिल रहा होगा तभी हम वहाँ जा रहे हैं। हम जलील होंगे, ख्वार होंगे रोडों पे, लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लेने के लिए। तो ई कॉमर्स तो उसके लिए बना था जो कन्वीनियंस पे लेना चाहता है, प्लस उसको पता है कि यार मैं बहुत सस्ता नहीं होगा। तो प्राइस पॉइंट को काउंटर करना है। दूसरा ट्रस्ट डेफिसिट, मैंने ट्रस्ट डेफिसिट को काउंटर करने के लिए अपना ऑफिस दिखाया। मतलब देखो मैं ऑफिस लेके बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसी टीम है, देखो मैं प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है। मैं प्रोडक्ट की फोटोग्राफी हमने उस टाइम स्टार्ट की थी, प्रोडक्ट की वीडियोस बनाते थे, अनबॉक्सिंग आते थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। उसका रीज़न ये था, लोगों को ट्रस्ट ही नहीं था। लोगों को लगता है ई कॉमर्स घर से बैठ के होता है, जो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो मैंने उसको ट्रस्ट डेफिसिट को काउंटर करने के लिए जितनी चीज़ें की, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेले वर्क रहा। सही। अच्छा, दराज वगैरह में तो इंडिविजुअल्स अपने अकाउंट बना के अपनी चीज़ डाल लेते हैं, आपके उसमें तो ऐसा? हमारे उस पर मार्केट प्लेस ही हैं, हम भी आते हैं, ब्रांड्स डेली के अप्लाई करते हैं हमारे पास, हम उनको एग्जामिन करते हैं कौन हमारे साथ काम करने लायक है, कौन नहीं है। अक्सर ये होता है कि यार हम तो उसके साथ काम कर रहे हैं, दूसरे प्लेयर के साथ आप क्यों नहीं कर रहे? तो ज़ाहिर है मैं दूसरा प्लेयर नहीं हूँ, सही है। मैं ब्रांड्स को अलाउ करता हूँ या डिस्ट्रीब्यूटर को अलाउ करता हूँ, इसके अलावा किसी को अलाउ नहीं करता अकाउंट बनाने का। उनके पास भी अकाउंट ही होते हैं, वही लिस्टिंग करते हैं, जैसे एक सेलर सेंटर होता है, तो हमारे भी सेलर डैशबोर्ड्स होते हैं। वो अप्लाई करता है, वो अपने ऑर्डर खुद प्रोसेस करता है, सब कुछ उसी तरह जिस तरह एक दूसरा प्लेटफॉर्म करता है। लेकिन हमने लिमिटेशन ये रख दी कि हम हर किसी को नहीं देते। अप्लाई सब कर सकते हैं, ऐसी बात है, अप्लाई सब करते हैं, लेकिन जो हमारे क्राइटेरिया पे फॉलो करता है हम उसको ये चीज़ देते हैं। अच्छा, अब रिसेंटली जो आपने जैसे बताया 3 साल हो गए, ये जो अहमद रऊफ़ ईसा वेंचर, ये मेरे काफ़ी इंटरेस्ट का है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझ जैसा बंदा या कोई और भी जो लोग हैं एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो ये कैसे हम आपकी हेल्प ले सकते हैं? अच्छा, इसमें मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बिज़नेस क्या है, ठीक है। मैंने अपने इनिशियल्स पे रखा हुआ है ARE वेंचर्स, अहमद रऊफ़ ईसा वेंचर्स, ठीक है। सच्ची बात है, नाम सोचने का टाइम नहीं था। मतलब यार मेरे नाम पे होनी चाहिए एक चीज़ कि ज़ाहिर है एक सर्टेन लेगेसी है मेरे नाम की भी अब, तो मैंने बोला यार चलो मैं ARE रखूँगा। ये करता क्या है, सही है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है जो दुनिया में एक्सेलरेटर के नाम पे चीज़ें होती हैं, सही है। दुनिया में एक्सेलरेटर है, वाई कॉम्बिनेटर है, टेक स्टार्स है, इस तरह बहुत मशहूर एक्सेलरेटर है। नॉर्मली एक्सेलरेटर क्या करते हैं, वो नए स्टार्टअप्स को ऑनबोर्ड करते हैं, उनको बेसिक ट्रेनिंग देते हैं और कहते हैं लाफिस। मैंने क्या किया, मैंने बोला आप देखिए मार्केटिंग एजेंसीज पाकिस्तान में हज़ारों हैं, सही है, दुनिया में लाखों हैं, सही है, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो बहुत सारे हैं। मैंने बोला यार मैं कोई ऐसा प्रॉपोजिशन लेके आता हूँ जो मैं अपने नेटवर्क को आज लेवरेज करूँ। ज़ाहिर है मैं एक सर्टेन नेटवर्क में ऑपरेट करता हूँ, मेरे दोस्त यार बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, मेरे दोस्त यार हर बड़ा इवेंट करा रहे हैं, हर बड़े पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, तो मुझे पता है कि यार मेरे पास एक सर्टेन नेटवर्क है, क्यों ना मैं लेवरेज करके बिजनेसेस को ग्रो करूँ। लोग हमारे पास आते हैं तो एज अ ब्रांड एक्सेलरेटर मैं ये कहता हूँ हम हर वो चीज़ करते हैं जो हमें लगता है सही आपके ब्रांड के लिए। अब उसमें टेक्नोलॉजी का एंगल आता है तो टेक्नोलॉजी भी मैं ही बनाऊंगा। उसमें मार्केटिंग का जो पूरी एक मार्केटिंग एजेंसी करती है, सारे एंगल मेरे, फोटोग्राफी मैं कर रहा हूँ, वीडियो कंटेंट भी मैं दे रहा हूँ, स्टूडियो भी मेरा इन हाउस है, सब कुछ मैं करूँगा आपके लिए। अब एड्स भी मैं ही आपके रन करूँगा, आपने कुछ नहीं करना। फिर मेरा जो मेन जो फ़ायदा दिखता है ना ब्रांड्स को, वो होता है अलाइंसेज में, सही है। ये क्योंकि ये 2 चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको पहले बताई ये सब करते हैं।
मैं जो मेन गेम खेलता हूँ अलायंसेस पे करता हूँ। अलायंसेस में सबसे पहले तो मैं ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और रिटेल प्लेसमेंट्स पे जाता हूँ। ई कॉमर्स प्लेसमेंट में मेरे पास पाकिस्तान का हर ई कॉमर्स स्टोर है जो अच्छा काम कर रहा है, चाहे फिर वो कोई भी हो, आप बड़े से बड़ा नाम लें, मार्केट प्लेस लें, कोई भी लें, फैशन का लें, वो सारे मेरे साथ काम करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपके प्रोडक्ट को उठा के उन सारी मार्केट प्लेसेस पे लेके जाता हूँ और ऑनलाइन स्टोर्स पे। तो मुझे पता है, अब आप पहले अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल थे सिर्फ फॉर एग्जांपल, या अपने आउटलेट पे, अब आप एक साथ 50 स्टोर पे अवेलेबल हैं, जो 50 स्टोर के पास ऑडियंस है और वो आपका माल बेचेंगे। एक ये चीज़ हुई। फिर क्विक कॉमर्स में आइफ पांडा मार्ट, आइफ क्रेव मार्ट, हम उन पे लिस्ट कराते हैं आपका प्रोडक्ट, वहाँ उनके पास बहुत अच्छी सेल है, खासकर पांडा मार्ट का बहुत अच्छी सेल्स है। इसके बाद हम लेके जाते हैं उसको रिटेल पे। तो जो रिटेल स्पेसिफिक ब्रांड होता है, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि FMCG ब्रांड्स हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं। उनकी हार्ड को डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, या इवन वो इंटरनेशनल जाना चाहे तब भी, कि अगर आपको इंटरनेशनल सप्लाई चेन पूरी बनानी है, कि आप पाकिस्तानी ब्रांड है, आप पाकिस्तान में हर जगह आ गए, तो पाकिस्तान का हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर रिटेल स्टोर, चाहे वो जनरल ट्रेड का हो, मॉडर्न ट्रेड का हो, इवन हम ब्रांड्स के लिए होरेका पूरा करते हैं कि यार अगर आपने फॉर एग्जाम्पल लोशन का ब्रांड था या आपका स्किन केयर का ब्रांड था, आपने फॉर एग्जाम्पल किसी XYZ बड़ी होटल चेन को देना है, आपने किसी और को देना है, होटल, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े में कोई चीज़ अगर आपने देनी है, तो हम पूरी उसके लिए हर चीज़ हम इनेबल करके देते हैं। फिर मैं इस एक्सट्रीम तक अब चले आते हैं कि आपको किसी पॉडकास्ट में लाइनअप करना है, टीवी शो में लाइनअप करना है, किसी इवेंट पे एज ए स्पीकर टैग करना है। आज पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे पास साइंड है। हम उन यूनिवर्सिटीज़ को लेवरेज करते हैं इन ब्रांड्स को पुश करने के लिए, और जाहिर सी बात है उनके लिए भी आसानी है कि उनके बच्चे इन ब्रांड्स में इंटर्नशिप करते हैं, उनके इवेंट्स को हमारे ब्रांड स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। तो हम हर वो चीज़, जैसे मैंने बोला, हर करते हैं जो हमें लगता है आपके लिए बेनिफिट है। अब मैं 2 बड़े गेटवेज हैं, 3 बड़े गेटवेज हैं जो पेमेंट गेटवेज, उनका मैं एग्रीगेटर हूँ, मैं कोरियर्स का एग्रीगेटर हूँ। तो मुझे ब्रांड को ये पता होता है मैं इनके पास जाऊँगा, ये सारे काम खुद करके देंगे। और सिर्फ ये नहीं होता कि हम बता रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन भी मेरी टीम करती है। ब्रांड ने क्या करना होता है? ब्रांड हमारे साथ बैठ के स्ट्रैटेजी लेवल पे काम करता है। ये पहला सवाल मैं ब्रांड को ये कहता हूँ कि अब आप जब देखिए ऑपरेशनल चीज़ों से जैसे ही मैं उसको बाहर करता हूँ ना, तो अब ब्रांड ओनर हो जाता है फ्री। वो कहता है अब मुझे बड़ी गेम खेलनी है, मैं तो फारिग हो गया हूँ। तो फिर हम उसके साथ बैठ के मैं स्ट्रैटेजिक लेवल पे एक अच्छी चीज़ प्लान करते हैं, और उसकी टीम, अगर फॉर एग्जांपल बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी अपनी टीम इन हाउस होती है, हमारी टीम और उनकी टीम साथ मिलती है और हमारी टीम उसको लीड करती है कि हम ये सारे काम आपको करके देंगे। उससे होता ही देखिए एक ब्रांड का गेम चेंज हो जाता है, कि जहाँ आज एक वो अपनी वेबसाइट पर बेच रहा था और ये सिर्फ सोचती कि मैं मार्केटिंग करूँ तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा वरना नहीं बिकेगा, मैं उसका पूरा गेम चेंज कर देता हूँ। मैं उसको हर प्लेटफॉर्म पे ले जाता हूँ, वहाँ से ऑर्गेनिक सेल आती है। मेरे पास 8 बड़े बैंक्स हैं। अब ये बैंक्स, मेरे जितने बड़े बैंक्स हैं 8 टॉप बैंक्स, वो हमारे साथ काम क्या करते हैं, हमारे ब्रांड्स के लिए डिस्काउंट कैंपेन्स करते हैं। कि मीज़ान बैंक चला रहा है, अल्फला चला रहा है, HBL चला रहा है, JS, सारे बड़े बैंक चला रहे हैं कि भाई आपके कार्ड पे इस ब्रांड पे इतना डिस्काउंट है। अब सोचिए उस पर कितना बड़ा कस्टमर फुटफॉल जा सकता है। तो हम उसको वो चीज़ें इनेबल करके देते हैं जो हमें पता है वो ब्रांड खुद नहीं। अब आप एक बैंक साइन करने जाए ना, आप शहीद हो जाएंगे, इतना मुश्किल उनका वो काम है। हमें पता है हम साइन करके बैठे हैं, तो हमें पता है कि यार हम एक नेटवर्क में ऑपरेट करते हैं, हम उससे ब्रांड को फ़ायदा दे सकते हैं, ब्रांड इसीलिए हमारे पास आता है। और फिर वही चीज़ जो, और ओवर द टाइम माशाल्लाह हुआ यही कि इस वक्त 250 ब्रांड हमारे साथ काम करता है, सही है, अक्रॉस पाकिस्तान। इसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, अलग अलग नौइयत का। कोई कुछ बेच रहा है, कोई फार्मेसी चेन चला रहा है, कोई जूते बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई ईस्टर्न वेयर, कोई वेस्टर्न वेयर, मतलब बिल्कुल ऐसी कैटेगरीज भी हैं। कोई लिफ्टें बेच रहा है, सही है, कोई पैकेजिंग बना रहा है। सही। तो इसका मतलब ये कि आपकी कोई रेंज है कि इतने कैपिटल लेके कंपनी आएगी तो फिर हम उसको केटर करेंगे, या तो क्योंकि मेरे जहन में था कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब इतने 10, 15, 20 लाख वाले या इस तरह, तो उनको आप शायद कर रहे होंगे। हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें, लेकिन कितनी दफ़ा हमारा होता है कि कोई हमें रीच आउट कर रहा हो कि दिन का 50-70 ब्रांड में अप्लाई करता है कि यार मैं आपके साथ काम करना है। क्योंकि देखिए जब किसी को एक जगह फ़ायदा दिख रहा है वो बोलता है आना है मुझे, हम उसके बाद उसको एग्जामिन करते हैं कि क्या हम इसके लिए हम भी वैल्यू, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मैंने आपको बोला ना, मैं बड़ा फ्लैट हूँ, मैं मुंह पे बना कर देता हूँ कितने ब्रांड्स को कि यार आज आपको मुझे ऑन बोर्ड नहीं करना चाहिए, आज आपके पास पैसों का मसला है, आप ये 10 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कर लो, ये 10 चीज़ें आप कर लो, जब आपको लगे उस पॉइंट पे जब आप मेरे पास आना। क्योंकि देखिए सर्टेन वैल्यू मैं भी चार्ज करूँगा उसको, तो अगर वो पैसों में ही फंस जाएगा और मैं उसको बर्डन लगूंगा पहले दिन, तो फिर मैं उसी दिन उसको कह चुका होता कि भाई मुझे ऑन बोर्ड नहीं करना, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा चुपूंगा। उससे अच्छा है कि तुम ये चीज़ें पहले कर लो, इस स्केल पे आ जाओ। नॉर्मली मिड साइज बिजनेसेस जितने, कितने ऐसे बिजनेस हैं जिनको जीरो से स्टार्ट करना है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो जीरो से स्टार्ट हुए हैं। अभी पाकिस्तान का बहुत मशहूर शैम्पू का ब्रांड है, उसने बोला भाई मुझे रिवैम्प करना है, मैं नानी दादी का ब्रांड हूँ, उसने बोला मैं रिवैम्प करना चाहता हूँ। उसने बोला मुझे एक स्किन केयर का ब्रांड जीरो से बनाना है,
अब जीरो से बनाने में पता है क्या होगा, मैन्युफैक्चर भी मैं दूंगा, प्रोडक्ट भी मैं बताऊंगा, पैकेजिंग भी मैं बनाऊंगा, प्राइसिंग भी मैं करूंगा, उसकी ईच एंड एवरीथिंग मैं करूंगा, लेकिन उसके पास पैसे थे ये चीज़ करने को, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई हाँ भाई सही है, 30-40 लाख रुपए थे तो मैं ये चीज़ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है एक बेसिक ब्रांड बनाने के लिए आज पाकिस्तान में और हमारे जैसे बंदे के पास आने के लिए उसके बाद 30 से 40 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए, तो उसके लिए सेंसिबल कोई चीज़ बन सकती है, वरना और कुछ नहीं, वो मेरी कॉस्ट ही बाहर नहीं निकाल सकेगा। तो मैं क्या बोलूँगा भाई ये 4 चीज़ें करके आ जाओ, उसके बाद आ जाना मेरे पास, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट भी जब आप रखेंगे खरीदेंगे या बनवाएंगे किसी से तो उसकी भी कॉस्ट है, मार्केटिंग करनी पड़ती है उसकी भी कॉस्ट है, आप ब्रांडिंग पे इन्वेस्ट करते हैं उसकी भी एक सर्टेन कॉस्ट है। सही। तो अभी आपने जैसे फरमाया कि आपके 200 के करीब आपके साथ पौने 200 के करीब, तो ये कंटिन्यूस आपके साथ रहेंगे? अच्छा, इसमें बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनको हम 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट में हम काम कर रहे हैं, उन्होंने धक्का स्टार्ट दे दिया, हमने उनको पूरा बनाया चलाया। कितने ऐसे ब्रांड्स हैं इनकी इन हाउस टीम्स होती हैं, हम पूरा बनाते हैं, एक एक चीज़ स्ट्रक्चर करते हैं, बिजनेस को स्ट्रक्चर किया, सब कुछ किया, एंड में हमने बोला आपकी सारी चीज़ें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह यहाँ थे आज यहाँ पहुँच गए, आपके नंबर्स कह रहे हैं, आपकी सारी चीज़ें स्मूथ हो गई हैं। हमने ERPs इंप्लीमेंट किए, हम ये भी कर रहे होते हैं, हमारे जितने ब्रांड्स हैं उनको पूरे सॉफ्टवेयर ERPs हम FOC देते हैं, वो मेरे पास बने हुए, मैं टेक्नोलॉजी का भी मेरा काम है, अब टेक्नोलॉजी भी उसको मैंने फ्री कर दी, सब कुछ फ्री कर दिया। मैं कहता हूँ पूरा आपका काम स्ट्रीमलाइन हो गया है, अब आप सुकून में हैं, अब आपको कितनी दफ़ा मेरी ज़रूरत नहीं होती। ब्रांड्स जिनको हमें लग रहा होता है ना अब इनको मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं कहता हूँ अब ये आपका काम हो गया, ये आप चलाते रहें, या अगर आपने ये वाली गेम खेलनी है ना अब जो इससे ऊपर की एक स्टेप ऊपर है, तो हम नया काम, क्योंकि मैं नॉर्मली हम ऑपरेशनल चीज़ों में हमारा दिल होता है कि हम पूरा दिन उसी सर्कल में ना घूमते रहे ब्रांड के साथ, हम डिपेंडेंट नहीं करते ब्रांड को अपने ऊपर। मैं सिखाता हूँ ब्रांड को, मेरी कोशिश है मैं मेरी टीम सिखाएं कि आपने ही चलाना है, हम आपको धक्का मारने आते हैं, आप धक्का स्टार्ट दें, हम आप धक्का मारेंगे, आप स्टार्ट हो जाएंगे, इंशाल्लाह चीज़ें सही चल रही हैं, हम आपको बताएंगे कैसे आप जब स्टार्ट हुए तो ऑयल कम यूज़ होगा आपकी गाड़ी में, बाकी आप सुकून में चलते हैं। स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है वो और पढ़ाई एक तरफ आपने बिजनेस की, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदा किसने दी और क्यों, इसके बारे में? मैंने एक चीज़ नोटिस की है, पढ़ाई जो है ना बहुत फ़ायदा नहीं देती, बहुत ऐसी बात कर रहा हूँ मैं कि लोग उस पर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। उसका रीज़न है, देखिए दुनिया बहुत तेज़ है, आप किताबें आपने और मैंने पढ़ी है जामशोरो टेक्स्ट बुक बोर्ड की, सही है, जामशोरो टेक्स्ट बुक बोर्ड जो किताबें बना रहा है वो उसके बाद जो हमें मार्केटिंग में चीज़ों में किताब 1980-1990 की किताब है। आप आज किस दौर में रह रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो हमने भी जो चीज़ पढ़ी देखिए वो बेस लेवल नॉलेज है, उस पर बिल्डिंग आपने खड़ी करनी है, वो बिल्डिंग उस वक्त खड़ी होगी जब आप अदर देन पढ़ाई कोई चीज़ कर रहे थे। तो मेरे केस में मुझे भी यही हुआ, मुझे पता है किताब है, मैं एलर्जिक था किताबों से, मुझे समझ ही नहीं आ रही होती थी, क्योंकि मुझे पता था, और उस टाइम पे तो इत्तेफाक से मैं आपको कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी लाइफ में तो पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ में काम भी कर रहा था, तो मुझे एग्जैक्टली ये भी पता था कि मैं कितनी फजूल चीज़ पढ़ रहा हूँ, और वो चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाती थी कि यार दुनिया ऐसे चलती है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं मुझे, सही है। तो उस पर मुझे कितनी दफ़ा होता था कि अब मुझे एक चीज़ का प्रोसेस पता है कि ये प्रोसेस है करने का, आप मुझे कुछ और पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप बुकिश चीज़ पढ़ा रहे थे। तो बुक की नॉलेज ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस मुझे ऐसा लगता है जो 2-3 चीज़ें आपको देती हैं वो पढ़ाई के अलावा होती हैं, और आपको टीम वर्किंग स्किल्स सिखा देती हैं कि आप ग्रुप्स बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, दोस्तियाँ एरिया करते हैं, उसमें आपको कैसे हैंडल करना है, प्रेजेंटेशन करनी है, 5 बंदा है जिनमें से 2 ने काम किया है, बाकी 3 ऐसे ही अल्लाह वास्ते आ गए हैं उसमें आपके, और वो 3 भी इसी तरह एक्ट करेंगे जिस तरह उन्होंने काम किया है, और आपने सबको साथ लेके चलना है। तो आई गेस मैनेजरियल स्किल्स ये वाली जो है आपकी टीम मैनेजमेंट की वो अच्छी आ जाती हैं, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा बूस्ट हो जाता है, क्योंकि आप इतने बच्चों के आगे मुस्तकिल परफॉर्म कर रहे होते हैं, कभी यूनिवर्सिटी में आप कोई कर रहे हैं, मैंने थिएटर में पार्ट लिया है ऐसे 1-2 दफ़ा, एक्टिंग में मैं जो डिबेट्स में पार्ट लेता था, इत्तेफाक से जीता नहीं वो भी कभी, लेकिन पार्ट हमेशा, मैं बहुत सारी चीज़ें करता रहा। उससे बेनिफिट ये हुआ कि मेरा और नेटवर्क भी मेरा, देखें जो मेरा नेटवर्क जो गेम है ना वो भी वहीं से स्टार्ट हुआ, कि आज मैं किसी कंपनी में चाहूँ तो अल्लाह का शुक्र है मेरे जान पहचान का कोई दोस्त यार मेरे बैच का या मेरे आगे पीछे बैच वाला भी निकल आता है जो कहता है यार अहमद मैं कर देता हूँ। अच्छा, आप एक रिलीजियस माशाल्लाह फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और नमाजी बंदे हैं, तो आप जेनजीज़ वगैरह से आपकी रहती है इंटरेक्शन, तो आपको क्या फ़ील होता है इस्लाम, रिलीजन और आज की जो हमारी जनरेशन है, यूथ जो है, तो आप कैसा देखते हैं, उनके अंदर है मोटिवेशन या वो कंफ्यूज्ड हैं रिलीजन के बारे में? और आप एंड में बताइएगा कि आपके कोई फेवरेट स्कॉलर हैं जिनको आप सुनते हैं या फॉलो करते हैं? अच्छा, इस पर फेवरेट स्कॉलर वाली चीज़ पहले मैं आपको बताता हूँ, सही। मैं सच्ची बात है मैंने अपने आप को कभी लिमिट नहीं किया कि यार मुझे कोई भी अच्छी बात कर रहा है, सही है। आप हमारे वालिद साहब से मिले, हमारा एक बड़ा स्टैंडर्ड बिलीफ है कि हम मुसलमान हैं, सही है। मुझे कोई भी अच्छी बात करता हुआ सुन जाए ना तो मुझे पता है कि यार मैंने किसी ने अच्छी बात की और ऑथेंटिक है तो मैं किसी से भी सुन लेता हूँ, सही है। मैंने अपने आप को लिमिट नहीं किया कि यार मैंने इनको ही सुनना है, इनको ही सुनना है, सही है। कभी मौलाना तारिक जमील साहब की भी अच्छी बात होती है वो भी हम सुन लेते हैं, किसी और की भी होती है हम उनकी भी सुन लेते हैं, तकी उस्मानी साहब की होगी उनकी भी सुन लेंगे, सही है। एक बहुत अल्लाह ने माशाल्लाह सबको कमाल का इल्म दिया है,
सही है, तमाम उलमा कराम तो हमारे सर का ताज है, सही है। तो कोई भी अच्छी बात करता है तो हम उससे सुन लेते हैं, हमने अपने आप को लिमिट नहीं किया, ना हमने ये बोला कि हम इनके फॉलोअर हैं, कभी भी इस तरह नहीं हुआ। भाई मेरा बिलीव बड़ा सिंपल है, जो अच्छी बात कर रहा है वो भी सही है, और जो गलत बात कर रहा है तो मेरे लिए मैं भी बड़ा इस पर स्ट्रेट हूँ, जिसपे मुझे बड़ा आता है हमेशा इशू, हमारे वाले साहब को भी हमेशा इशू आता है कि हम दोनों बहुत फ्लैट बात कर देते हैं, अच्छी हो या बुरी हो, हम किसी को भी रोक देंगे, फिर वो कोई भी बंदा हो सामने बोलेंगे आपने बात गलत कर दी है, ये बात गलत है और ये सही है, तो वो मैंने कभी नहीं किया। दूसरी चीज़ आपने पूछी, जो नई जनरेशन जो है ना, उस पर देखें, हर आने वाली जनरेशन पिछली जनरेशन से गई गुजरी होती है। ये जो आप और हम रिलीजन फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम रिलीजन में आप देखें हम जा रहे हैं कि 4 आइमा की तरफ जा रहे हैं, सही है। तो हम 4 आइमा की तरफ इसीलिए जा रहे होते हैं कि हमें लगता है कि यार वो आप वसल्लम के करीब तरीन ज़माने के लोग हैं, तो उन तक जो दीन पहुँचा है वो प्योरेस्ट फॉर्म में पहुँचा है, और वो उस टाइम समझने वाले लोग, अल्लाह ने उनको शऊर दिया और वो बेहतर लोग थे आने वाली जनरेशन से। तो जैसी जनरेशन आगे बढ़ रही है वो उतनी बुरी होती जा रही है, ये रियलिटी, सही है। जिस तरफ दुनिया बढ़ रही है और जिस गंदगी की तरफ बढ़ रही है, बहुत ख़तरनाक दुनिया हो गई है, सही है। तो ये रियलिटी है। मेरे जो बचपन में मैंने चीज़ें नहीं देखी, ना पढ़ी, ना आज जो चीज़ें हमें शायद उस टाइम 20-25 साल में पता चली होंगी, आज बच्चे को शायद 3-4-5वें साल में माशाल्लाह पता चल जाती है चीज़ें, सही है। तो बच्चे की मासूमियत बच्चे से छिन रही है और कुछ नहीं हो रहा। यही बच्चे लादीनियत पे यस जा रहे हैं, क्योंकि लिबरलिज्म इक्वल टू नो दीन, ये हमने बना ली एक इक्वेशन। एक होते है लादीनियत यानी अमाल में, एक होता है कि एथियस्ट बन जाना, तो आप समझते हैं? एथियस्ट मुझे नहीं दिखते, सही है। देखिए हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र ये है कि एक तकरीबन, खास करके मैंने कराची साइड पे बहुत ज़्यादा देखी है, पंजाब साइड पे मैं डिफ़र करूँगा इस पे कि वहाँ पे है थोड़ा सा कि वो वहाँ पे रमज़ान नहीं लगता, वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ जो आपकी रिलीजियस हो वहाँ पे वो नहीं दिखती है। मेरे इस कराची साइड माशाल्लाह ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, लोग दीन को फॉलो करते हैं, लोग दीन से जुड़ते हैं, समझना चाहते हैं, वो डोनेशन का एंगल भी यहाँ पे ज़्यादा है, हर चीज़ यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये ज़रूर है कि देखिए नई जनरेशन आ रही है, उसमें खराबी का एंगल है, लोग नमाज़ों से दूर हो गए हैं, अल्लाह से दूर हो रहे हैं, लेकिन उनके दिल में आज भी जो दीन है वो थोड़ा है, सही। वो बेसिक्स को, चीज़ों को समझते हैं, सही। ये ज़रूर है कि हमें पूरा जनरेशन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, और वो ट्रांसफॉर्म आप और मैं नहीं कर सकते, वो ट्रांसफॉर्म आने वाली औरतें कर सकती हैं, क्योंकि औरत जो दरसगाह है ना बच्चे की पहली, औरत का मैं हमेशा ही कहता हूँ, मैंने एक बिलीव अपना बना लिया, औरत का काम अलग है, आदमी का काम अलग है। औरत उसको मॉरल्स, वैल्यूज़, एथिक्स, ये चीज़ें देती है। अच्छा, एक होता है कि एक बंदा जो है उसको घर में माहौल मिलता है, दीनी माहौल, और कभी कभार वो किसी आलिम की स्पीच सुन लेते हैं। एक होता है बाकायदा एक बंदा रिसर्च करता है कुरान पे या इस्लाम की तारीख़ पे या हदीस पे, ख़ुद से रिसर्च भी करता है, पढ़ता है। तो आपने कभी कुरान के तर्जुमा या तफसीर स्टडी किया या कोशिश की, या आप कर रहे हैं, या ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह हमने बचपन में वो चीज़ पढ़ ली, सही है, हमें पढ़ा दी गई, सही है। हमें एक अच्छा माहौल मिल गया, हमारे घर में अच्छा माहौल था, तो वहाँ पे हमें पुश किया गया, हमने चीज़ उस टाइम देखिए एज बच्चे आपको बहुत सारी चीज़ें चुभती हैं कि यार क्यों करा रहे हो मुझसे, सही है। बच्चा तो वो चाह रहा होता है ना मुझे खुला छोड़ दो, सही है, मुझे खेलने दो, मुझे ये करने दो, मेरे दोस्त खेल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें फ़ायदा दी। अगर कोई रिसर्च करता है ना, उसको आज बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं रिसर्च से, एक उसको फ़ायदा हो सकता है, एक वो गुमराह भी हो सकता है, सही। ये 2 चीज़, क्योंकि वो आपके ऊपर है। अब अगर आपकी मॉरल्स, वैल्यूज़, चीज़ें इंटैक्ट थी बचपन की, कि आपको अच्छे तरीके से अल्लाह के बारे में, आप सल्लल्लाहु के बारे में, तमाम अंबिया कराम के बारे में पढ़ाया गया, बेसिक्स भी समझाए गए ना, तो वो रिसर्च आपको फ़ायदा देगी। अगर आपके बेसिक्स नहीं पढ़ाए गए तो आप हो सकता है लादीन हो जाए, क्योंकि फिर होगा और कुछ नहीं। देखें माशरे में बहुत सारे, आपको भी पता है, हर बंदा आज आसान है आलिम बन के वीडियो बना के लगा सकता है, कोई भी बना के लगा सकता है। कल मैं भी चाहूँ मैं भी लगा सकता हूँ एक वीडियो, सही है, माशाल्लाह थोड़ी बहुत दाढ़ी भी है, बातें भी हमने दीन की बहुत कर ली हैं, तो मैं भी कल वीडियो लगा दूँ तो मेरे भी 4 फॉलोअर होंगे। लेकिन उससे प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि कोई लोग आगे पीछे आपको कर सकते हैं, तो आप ये ढूंढें कौन अच्छी बात कर रहा है और कौन हक पे डटा हुआ है। देखिए उलमा का बहुत बड़ा काम है इस माशरे में। ये उलमा ये नहीं कर सकते कि यार सब बीमार होंगे सबके घर में ही जाऊँगा, चाहे फिर वो किसी भी नौइयत का बिल्कुल ही घटिया तरीन आदमी में मैं उसके घर में ही जाऊँगा, या किसी ऐसे नाच गाने वाली दावत में मैं चला जाऊँगा निकाह पढ़ाने के लिए, वो भी उलमा कराम नहीं कर सकते। तो आपने ये वो देखना है कि कौन से लोग हैं जो वाकई हक और सच की बात करते हैं, आप उनको फॉलो कर लें, आप उनकी बात सुन लें, और बाकी जो चीज़ आपको है, तो देखें आज माशाल्लाह कुरान, चीज़ें, हर चीज़ आज तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप जाके रिसर्च कर सकते हैं, फतवे अवेलेबल हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, आप जिम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी जिम जाता हूँ, सही ना, और आप भी जिम जाते हैं माशाल्लाह। तो आप पहले ये बताएं कि आप जिम के हवाले से आप क्या कोई आपका प्रोग्राम है, जिस मतलब क्या बल्किंग है,
या कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं पहले तो खैर काफ़ी सालों से जिम नहीं जा रहे थे, छोड़ दिया था, तो वज़न बढ़ा लिया, अभी बढ़ा बढ़ा के घूम रहे माशाल्लाह। अब ये था कि यार चलो बॉडी शेप, वेट तो लूज़ करना ही करना है, सही है, श्रेड करना है, लेकिन मसल वेट नहीं कम होना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है, मैं जब भी लूज़ कर रहा होता हूँ, मैं पैरेलल वेट्स बहुत हैवी उठा रहा होता हूँ। तो वेट जब हैवी उठा रहे हैं तो ऑटोमेटिक होता है कि बॉडी आपकी गिरती नहीं है, वरना आप नॉर्मली वजन लूज़ कर रहे होते हैं ना तो आपकी बॉडी गिरना शुरू होती है, मसल आपका कम होना शुरू होता है, मसल नैरो डाउन। तो हमें होता है कि नहीं यार, मेरा अभी भी करंटली 18.5 इंच पे खड़ा हो, सही है। तो मेरा ये था कि नहीं, मैं बॉडी फुल बनाऊंगा, हैवी उठाऊंगा, लेकिन पैरेलल मैं वेट लूज़ करना शुरू कर दूँ। तो अभी यही है आजकल कोशिश है कि देखिए 10-15 किलो नीचे लाया जाए ताकि बॉडी श्रेडेड थोड़ी सी दिखे। अच्छा, आपके वालिद साहब भी क्योंकि सोशल कामों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो आपका भी प्लान है कि फ्यूचर में आप भी कोई सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ करेंगे? मुझे बड़ा शौक है, मैं क्योंकि देखिए हमारे आपने जैसे बोला वालिद साहब करते हैं, तो हमारे लिए तो हमारे वालिद साहब हमारे बचपन से इंस्पिरेशन है, ज़ाहिर है हम उनको फॉलो करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, आज भी करते हैं। अल्लाह ने जितना दिया है, अकल, समझ, पैसे, जो भी दिया अल्लाह ने, तो हमारी कोशिश होती है आज हम उसके हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं, सही है। बताने की तो नहीं होती बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है अल्लाह हमसे करवाता है, हमारी क्या औकात है। लेकिन ये अभी भी जैसे मैं ARE वेंचर्स में हूँ, तो मेरे पास 6 से 8 NGOs हैं जिनके लिए मैं फ्री में काम करता हूँ, और अगर कल को 50 NGO भी हो कि 50 के लिए फ्री में काम करूँगा, मैं उनको कभी चार्ज नहीं करता। उल्टा मेरी कोशिश होती है उनको और ज़्यादा काम करते हैं। कोई भी NGO आ जाए, आप भी कोई NGO कल को लाइनअप करेंगे तो मैं उसके लिए फ्री में काम करूँगा, क्योंकि मुझे होता है कि यार हमारा हिस्सा ही टल गया। तो इस तरह और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें मैं पार्ट होता भी हूँ और कल को कोशिश और ज़्यादा भी हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेन तो फ़ायदा वहीं से है। सही। अच्छा, आपका ट्रैवलिंग रही है इंटरनेशनल? ट्रैवलिंग इंटरनेशनल भी रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में तो लोकल बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, इंटरनेशनली आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन? मुझे टर्की बहुत पसंद है। अच्छा, वजह? टर्की मुझे ऐसा लगता है एक खूबसूरती है उस जगह की जो बहुत डिफरेंट है, सही। मैं मतलब बहुत सारे अल्लाह ने वो दिया है चांस, बहुत सारे मुल्कों में घूमे हैं, मलेशिया भी देखा है, दूसरे भी देखे, बहुत सारे मुल्क देखे हैं। दुबई बड़ा प्लास्टिक ही दिखता है, वो दिखता है कि नेचुरल ब्यूटी कुछ भी नहीं, सब बनाया हुआ है। टर्की में वो चीज़ नेचुरल है, बहुत खूबसूरत है। तो मुझे ऐसा लगा वहाँ पे जो सुकून भी है टर्की में, ओवरऑल उस मुल्क में, सही है। वो कितनी दफ़ा होता है कुछ जगहों पे अल्लाह ने सुकून रखा होता है। कुछ मुल्क हैं जैसे बाकू है, मैं अज़रबैजान बाकू की साइड पे गया तो मुझे मज़ा नहीं आया, लोगों को मज़ा आता है, लेकिन मुझे वो दिख रहा था कि नहीं यार उस पर वो मज़ा नहीं है, डेप्थ नहीं है उस मुल्क में। जी, टर्की में जाएँ तो वहाँ पे अब डेप्थ कब दिखती है? तो हमारा मुल्क भी है माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत मुल्क दिया हमें, पहाड़ भी हैं तो पानी भी है तो दरिया भी है। टर्की भी इसी तरह का है, वहाँ पे अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, सही है। और फिर जाहिर सी बात है कि इस्लामी माशरा भी है, वो ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा उस तरह फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन जिस तरीके भी है वो मुझे ऐसा लगता है टर्की मेरे लिए फेवरेट जगह होगी कि मैं वहाँ अंतालिया गया, कैपाडोकिया गया, इस्तांबुल गया, बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ म्यूज़ियम जो है तोपका पे म्यूज़ियम, आई लव हिस्टोरिकल प्लेसेस। मतलब मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई हिस्ट्री की जगह पे भेज दे मैं पागल हो जाता हूँ। वहाँ ऐसा लगे कि बच्चे को खिलौना दे दिया, मैं ऐसा हो जाता हूँ। मतलब मुझे बड़ा शौक है कि मैं इजिप्ट जाऊँ सिर्फ इसके लिए कि वहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं, मैं अभी बीच में भी ओडमाड़ा 2-4 दफ़ा गया, तो वहाँ पे जो सेंटर में पूरे पहाड़ आते हैं, वो पुरानी इमारतें, पुरानी चीज़ें, दिखता है हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। तो मैं तोपका पे म्यूज़ियम में गया और मैं तकरीबन पूरा दिन लगाया वहाँ पे, मैंने एक एक चीज़ गौर से देखी है। मैं आई लव हिस्टोरिकल प्लेसेस, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे रूट्स हैं, वो हम पूरी दुनिया जहाँ से भी आई है, जो भी हुआ है, तो वहाँ से रूट्स है। वो तो खैर अच्छी चीज़ है कि वो इस्लामिक वो उसका भी है, ज़ाहिर सी बात है, ऑटोमन एम्पायर का और पूरा है, तो वो तो जो देखने में मज़ा आता है, क्योंकि हमें जो अपने स्टोरीज सुनी है बचपन से, वो चीज़ें वहाँ सामने दिख रही हैं, तो उससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जैसे उसके ऊपर बात करते हैं ताद्दुद अज़वाज के ऊपर, और बल्कि वो यंगस्टर्स को भी कहते हैं कि भाई आप निकाह कर लें, गलत काम पे नहीं जाए। तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो जेनजीज़ हैं, तो आप उनको देख के समझते हैं कि उनको निकाह कर लेना चाहिए अगर वालिदैन राज़ी ना हो? ये थोड़ा सा क्वेश्चन है क्योंकि आप जेनजीज़ में उठते बैठते हैं, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। निकाह तो एक अच्छी चीज़ है, सही है, ये तो आपको गुनाह से बचा रही है, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जब बच्चों को जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं ना, वो पहले उनके माँ बाप को पढ़ाएं, क्योंकि अगर माँ बाप ही राज़ी नहीं है, आज प्रॉब्लम माँ बाप है, ना चाहते हुए ये चीज़ कह रहा हूँ मैं आपको कि आज बच्चों की ज़िंदगी की मेजर रुकावट उनके माँ बाप हैं। और अगर कि बच्चा सक्सेसफुल हो गया तो उसके पीछे भी माँ बाप का वो है, सही है। तो माँ बाप को थोड़ा सा ओपननेस दिखानी पड़ेगी, उनको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, उनको आपको बच्चों को अलाउ करना पड़ेगा कि यार बच्चे निकाह को माने। अभी बच्चे लोग घबराते हैं माँ बाप से बात करने में,
अगर वो घबराहट है, वो किसी को पसंद भी करते हो, निकाह नहीं कर सकते उससे, सही है, तो फिर जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, अफेयर चलाएगा, सिंपल सी बात है, अफेयर चलाएगा और क्या होगा, सही है। तो आप उनको प्रमोट ये करें कि हाँ भाई आप छोटी उम्र में भी निकाह कर सकते हैं, सही है, अगर आप लोग चाहते हैं तो, सही है। मेन चीज़ तो वो चाहत भी है ना, बच्चों की भी चाहत है, माँ बाप भी चाहते हैं, तो माँ बाप को थोड़ा सा अलाउ करना पड़ेगा। ये जो 1 2 3 4 शादियों वाली बातें हैं ना, तो वो तो बहुत लेटेस्ट स्टेज है, सही है। उसको लिटरली हो ही गया है कि आपने उसको मजाक की फॉर्म बना दिया है, मुझे ऐसा दिखता है, सही है, सोशल प्लेटफॉर्म पे, जिस पे देखें एक सर्टेन जेंडर है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि भाई आपके ऊपर हम सौतन लाने की बातें करते रहेंगे पूरा दिन, तो देखिए वो इनसिक्योर होती है। अगर आप किसी को समझाते हैं ना कोई बात, तो उसको समझ आती है, आप किसी पे हिट करते हैं ना तो वो इनसिक्योर हो जाता है। आजकल की औरतें इनसिक्योर होना शुरू हो गई हैं कि उनको ऐसा लगता है अब मर्द है भाई 4 शादियां कर लेगा अचानक से, लेकिन जायज़ है, उसका इस्लामी हक है, सही है, लेकिन वो नॉर्मली क्या कर रहा है, छुपा के कर रहा है, छुपा के कर, अब वो नाजायज़ हो गया। मैं ये कहता हूँ आपने छुपाया ना तो आपने नाजायज़ काम किया, या तो आप धड़ल्ले से करें, सबको साथ ऑन बोर्ड कराएं और ले, सही है। इस तरह के लोग भी मौजूद हैं ना इस दुनिया में, सही है। आप बताते ना, आप कन्वर्जेशन करेंगे तो आप एक पॉइंट पे आएंगे ना कि हाँ यार मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ तो उसके पीछे के थॉट प्रोसेस क्या है मेरा। आप थॉट प्रोसेस ही समझाते, आप चोरी छुपे एक चीज़ करते हैं, फिर वो नाजायज़ दिखती है। आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आपने भले निकाह किया होगा, लेकिन आपने काम नाजायज़ किया है, क्योंकि आपने दूसरी का हक मारा है, आपने दूसरी को झूठ बोला है, चीज़ें छुपाई हैं। तो आप जितने भी उसको पहलू में लाएं, आप ज़बरदस्ती बोलें कि ये सुन्नत है, तो बहुत सारी सुन्नत है माशाल्लाह ज़िंदा करने के लिए आज, सही है। सिर्फ ये 4 शादियों वाली सुन्नत ही नहीं है ज़िंदा करने के लिए। तो आपने ये ढूंढना है कि आज प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी क्या आज बच्चों को सुधारना है, प्रायोरिटी माँ बाप को समझाना है कि नई जनरेशन अच्छी बिल्ड करें, या प्रायोरिटी ये है कि 4 शादियां कर लो बगैर सोचे समझे। प्रायोरिटी सोचनी है। अच्छा, इसमें मैं क्योंकि मैच मेकिंग के काम में हूँ तो मैंने ये देखा है कि आजकल जो खुला लेना औरत का बहुत आसान कर दिया गया है। पहले ये होता था कि उसके बच्चे होते थे, सही ना, तो वो सोचती थी भाई ये इनका बाप है, मैं इससे अलग नहीं हूँ, बल्कि अब जो बच्चे वाली हो जाती है तो वो तो ज़्यादा जल्दी खुला ले लेती है कि भाई मैं मेंटेनेंस के पैसे ले लूँगी वगैरह वगैरह। तो उनको इसका, तो मेरा पॉइंट ये है कि मैंने नोट ये किया है कि खुला, डिवोर्स, विडो, मतलब विडो तो इतनी नहीं है, खुला और डिवोर्स वाली ख़वातीन वापस अपने वालिदैन के घर चली जाती हैं। अब होता ये है कि क्योंकि वो शादी के प्रोसेस से तो गुजरी भी होती है, बच्चे भी उसके साथ होते हैं, तो अगर कोई शख्स उससे शादी नहीं करता तो ऐसी औरत फिर आगे जाके माशरे में एक बिगाड़ का एक सबब बन सकती है, बनती है, अगर वो जॉब कर रही है। मतलब ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता। अच्छा देखिए, ऐसा ही है, इस पर सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा औरत बिगाड़ का हिस्सा है, आदमी भी बिगाड़ का। आदमी को भी आप खुला छोड़ देना तो हर खुला छूटा हुआ इंसान बिगाड़ का, क्योंकि देखिए एक उसकी नेसेसिटी है, एक पार्टनर एक इंसान की नेसेसिटी है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। आप उसको खुला छोड़ेंगे, वो आपने एक दर खुला रखा हुआ है जो कि गुनाहों का है और गंदगी का है, और जब आप गुनाह और गंदगी में पड़ते हैं तो आप फिर इसके बाद माशरे में अच्छा कंट्रीब्यूशन तो नहीं देंगे, बुरा ही देंगे, सही। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको ये देखिए हाईलाइट करनी चाहिए ना कि भाई ये भी एक है माशरा। देखिए औरत का भी हक है, अगर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती। आपको पता है माशरे में हम जैसे लोग जो हमने देखे हैं माशाल्लाह, तो जिस तरह के आदमी इस वक्त माशरे में घूम रहे हैं जनरेशन में, तो वो भी भेड़िए हैं सारे, सही है। तो अगर वो औरत उससे दूर होना चाहती है, उसका हक है, वो मैं कहता हूँ उसको उसका हक मिलना भी चाहिए, जैसे हमारा माशरा भी देता है, हमारा रिलीजन भी देता है। केस टू केस डिफर करता है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता। कुछ सिनेरियोज में यस, देखें कुछ सिनेरियोज में आदमी भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं एक अपनी पार्टनर का, और कितने सिनेरियोज में औरतें भी उठा रही होती हैं कि यार हमें जो है वो पैसे मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, हम अलग हो जाएंगे। लेकिन देखिए माशरे में उसको रहने के लिए कोई एक पार्टनर ज़रूरी होता है। कब तक आप वालिद के साथ रहेंगी, वालदा के साथ रहेंगी, दायरे उनकी एक सर्टेन एज है, फिर भाई बहन चुभना शुरू हो जाते हैं, जो बोलेंगे यार घर में क्यों बैठी हुई है। तो वो तो है कि उसको फ़ौरन उस सिनेरियो में डालना है कि वापस वो निकाह करे और वापस वो अपना घर बसाने की कोशिश तो करे, ना कि एक टर्म में। आप बिज़नेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बिज़नेस पे वापस आते हैं, अगर हम बिज़नेस करते हैं, एक दफ़ा आपने एक चीज़ ट्राई की, नहीं चली, उसका मतलब ये थोड़ी सारी ज़िंदगी नहीं करेंगे, आप कुछ और ट्राई करेंगे, बोलेंगे वापस मैं मौका देता हूँ अपने आप को। हम अपने बच्चे की जितनी भी अच्छी तरबियत करें, स्कूल गोइंग बच्चे की बात कर रहा हूँ, उसको हम स्कूल आज भेजते हैं। अब उधर दूसरे बच्चे जो उसके साथ हैं वो अपने फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सही है ना। अब और उससे हमारा बच्चे मुतासिर होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि होम स्कूलिंग जो है ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी बेहतर ऑप्शन नहीं है, सही है। आप बच्चे को बांध के रखेंगे ना, तो देखिए मैं आपको बताऊँ, मैंने ना चाहते हुए एक बात आपको कह रहा हूँ, मेरे दोस्त यार हैं बहुत सारे जो मदारिस में पढ़े, फिर जब वो वापस अचानक दुनिया में आए ना, वो ज़्यादा बिगड़ गए। अब मैं आपको रीज़न देता हूँ।
आप किसी भी बच्चे को रोक के रखते हैं ना किसी चीज़ से, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है इसके बाद जब वो एंटर होता है कि वो बिल्कुल अचानक से उस दुनिया में आए जो दुनिया उसने नहीं देखी थी। तो अगर आप बच्चे को होम स्कूलिंग करेंगे, कल वापस दुनिया में तो भेजना है ना आपने, जब आप उस दुनिया में उसको वापस भेजेंगे ना वो ज़्यादा हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि उसके लिए उस टाइम वो चीज़ नहीं है। अब हमने बचपन से, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में लड़कियाँ थीं, तो हम लड़की को देख कर पागल नहीं हुए कभी भी। यही मैं जानता हूँ, मैं दोस्त को जो आया था, मैं आपको कह रहा हूँ, जिसका मैं आपको दे रहा हूँ, वो स्कूल, वो यार मदरसे में पढ़ा हुआ था, वो अचानक कॉलेज में आया। अब उसने पहली दफ़ा ख़वातीन को देखा, पहले तो वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता था, वो लॉन्डो की तरह इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया उसने ख़वातीन से, जो कि नहीं करना चाहिए, सही है। उसके बाद वो जाहिर सी बात है उसका दिमाग ही ख़राब हो गया था। तो ये आप किसी को बाउंड करके रखते हो बुरा है। तो बच्चे को होम स्कूलिंग तो नहीं करा सकते, आपने उसको उस माशरे में छोड़ना है। हाँ ये ज़रूर है कि देखिए आज प्रॉब्लम कहाँ हो गया, माँ बाप जो है, बच्चा घर में आएगा पहली चीज़ क्या करेंगे, फ़ोन ले लो बैठे रहो, क्योंकि अब देखिए माँ बाप बच्चे को टाइम नहीं दे रहे। तो अगर आपको माँ बनना था या आपको बाप बनना था और आपको वो सारी फजीलतें लेनी थी जो माँ बाप को अल्लाह ने दी हैं, और आप चाहते हैं मेरा बच्चा मेरा मुरीद रहे और मेरे हाथ में रहे और मेरे हिसाब से चले, तो आपने फिर बाप और माँ का फ़र्ज़ अदा करना है। जो अभी आपको स्क्रीन पे पाकिस्तान के जो नौजवान देख रहे हैं, आप और वो कंफ्यूज फिर रहे, क्या करूं, कंफ्यूजन है, सही ना। आपने चले ई कॉमर्स की लाइन ली या जो आपकी लाइन है, अब हर बंदा तो ई कॉमर्स नहीं करेगा या कुछ कर भी लेंगे। आप क्या एडवाइस करते हैं उस कंफ्यूज बंदे को कि वो क्या करे, कैसे अपने आप को उस कंफ्यूजन से निकाले और प्रैक्टिकल स्टेप, बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़े? अच्छा, मैं खुद बिल्कुल टू द पॉइंट बातें करूँगा जो मुझे ऐसे लगता है। पहले तो ये एनालाइज करना ज़रूरी है क्या मैं एंटरप्रेन्योर हूँ भी कि नहीं हूँ। हर बंदा तो नहीं हो सकता एंटरप्रेन्योर, हर बंदा बिजनेस माइंडसेट नहीं होता। उसके लिए मैंने एक आसान क्राइटेरिया बना लिया अपने लिए, ठीक है, जो सबको मैं ये बताता हूँ ये क्राइटेरिया है। क्योंकि देखिए हम किताबी बातों में मैं तो बिलीव नहीं करता बहुत सारी। आप ये करें, शार्क टैंक देखें, आप ड्रैगन्स डेन देखें, और एक पॉर्न स्टार्स ऑफ हिस्ट्री है, PAWN पॉर्न स्टार्स ऑफ हिस्ट्री, ये US में शो आता है जो कि एंटीक्स बेचता है। ये 3 शोज़ देखें। अगर इनके पहले एपिसोड देखने के बाद आपका दिमाग चलना शुरू हो रहा है और आपको वो चीज़ एक्साइट कर रही है कि आपको मज़ा आ रहा है देखने में, आप कह रहे हैं यार क्या शो है यार, मज़ा आ रहा है, नए नए आइडियाज़ हैं, नई नई चीज़ें हैं, इसका मतलब आपके अंदर वो जीन्स है। अब अगर आपको ये समझ है जीन्स ज़्यादा अच्छी है, अगले दूसरे तीसरे एपिसोड में अगर आप ये कर रहे हैं ना कि यार ये अगर ये बोलता ना तो अनुपम मित्तल ने हाँ बोल देना था, ये बोलता तो जेरी ने हाँ बोल देना था, ये इसको ये चीज़ें गलत है इसके बिज़नेस में, इसको ये चीज़ें सही करनी चाहिए तो इसको फ़ायदा होगा वरना नहीं होगा, इसका मतलब आपके अंदर कीड़ा बहुत बड़ा है। अब आपको बोलना चाहिए कि हाँ मैं बिज़नेस करूँगा। पहले तो ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है। मसला ये तकरीबन बच्चे जो आज बिज़नेस में आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे हैं जो नहीं है इस चीज़ के लिए बने, सही है। और कोई बुराई नहीं है कि आप अगर जॉब के लिए बने थे तो कोई बुराई नहीं है, सही है। हर बंदा नहीं हो सकता इस तरह का, सब कारोबार करेंगे, उनको नौकरियाँ कौन करेगा भाई, ठीक है। तो पहले तो ये रियलाइज़ कर लें। जब आपने रियलाइज़ किया इसके बाद आपने ये सोचना मुझे क्या करना है, ठीक है। उसका भी एक तरीक़ाकार है। हम दुनिया में पीछे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे कि आप इंडिया उठा लें, आप सऊदी उठा लें, लेकिन टॉप 100 स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया, टॉप 100 बिजनेस ऑफ इंडिया, सही है। आप छोटी छोटी चीज़ें देखें, आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, गूगल पे जाएंगे पहले पॉइंट पे रिपोर्ट आ जाएगी, टॉप 100 स्टार्टअप ऑफ इंडिया, पढ़ें। अब उस पर एक पैराग्राफ लिखा है हर स्टार्टअप का। आप जब पढ़ेंगे ना आपको 20 ऐसी होंगी जो दिल पे लगेंगी, यार ये मेरे लिए बना है, मैं हूँ ये चीज़, ये मैं कर सकता हूँ आराम से। इसके बाद उन 20 को एनालाइज करेंगे आप, तो आप जब थोड़ा सा और पढ़ेंगे उन 20 बिजनेस के बारे में, और पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती इसके बाद, तो आप जाए यूट्यूब पे लिखें केस स्टडी, उस बिज़नेस का नाम केस स्टडी, पूरी वीडियो केस स्टडी आ जाएगी आपके पास, वो आप पढ़ें। वो जब वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगा 20 में से 5 हैं जो मेरे जेब पे लगते हैं, मैं जेब है मेरा, मैं कर लूँगा या मैं जमा कर लूँगा पैसे। फिर उन 5 में मेहनत करें और फिर 5 से आप बिस्मिल्लाह करें। कम पैसों से अच्छी चीज़ बन जाती है। दुनिया में तकरीबन चीज़ें डिजिटली जो आप देख रहे हैं वो फ्री में भी अवेलेबल हो जाती हैं। मेरे पास लिटरली इतने बड़े बड़े दुनिया के टूल्स हैं फ्री में पड़े, क्योंकि मैंने गूगल किया। अब तो गूगल भी नहीं करना, आपने ChatGPT करना है, क्लाउड करना है, आपने उसको बोलना है मुझे निकाल के दो जहाँ मुझे फ्री मिल जाए ये वाली टूल्स, ये वाली चीज़ें फ्री में। आप वहाँ से पढ़ें, एनालाइज करें, समझें। फिर आप जब रिसर्च कर लेंगे ना कि आपने बोला ये 5 बिजनेस है, इनमें से अब ये मुझे करना है फॉर एग्जाम्पल एक, उस पर रिसर्च करें, ऑल इन इतनी रिसर्च करें, जब आप जाएँ ना लॉन्च करें तो उसके बाद आपको ये पता हो कि मैंने इतनी तैयारी के साथ गया हूँ, सेमी कुक नहीं गया, क्या मुझे टक्कर देना और मुझे नुकसान होना नामुमकिन दिखता है। फिर अल्लाह की ज़ात ने आपको कोई ऐसी चीज़ हो गई कि अल्लाह ने ऐसी चीज़ सिनेरियो बना दिया, कोई चीज़ हो गई कि आपकी नहीं चीज़ चली, तो फिर भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर रीथिंक करें। आप बोले यार नहीं मैंने क्या गलत किया, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपने उल्टी कर दी होगी शायद उस टाइम पे, सही है। बहुत रेयर होता है कि नागहानी कोई आ जाए कि यार आपने काम चलाया और वहाँ सैलाब ही आ गया, दुकान लगाई सैलाब आ गया, बहुत रेयर होती हैं सिनेरियो, सही है। बाकी तो सिनेरियो नॉर्मली गलती इंसान की होती है,
कि उसने कम प्लानिंग की होती है, कोई ऐसी चीज़ें 4 मिस आउट कर दी होती है, इसकी वजह से गलती होती है। तो आप रिसर्च करें, प्लान करें, आप बिजनेस करें, इसमें आपको पता चल जाएगा आप किस चीज़ के लिए बने हैं। मुझे पता चल गया मैं किस चीज़ के बना हूँ, फॉर एग्जांपल आपको भी पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। हमने भी इसी तरह किया, मैं आज भी बैठ के बिजनेस पढ़ता हूँ। उस दिन भी एक इतना बड़ा कोरियर कंपनी है, उसको मैं मशवरा दे रहा था मैं क्या करना चाहिए कोरियर में। अच्छा, ये आपने बिजनेस की बात की, अगर कोई जॉब पे जाना चाहते हैं, लोगों को ये नहीं समझ आती कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, सही ना, कैरियर के, इसके ऊपर भी थोड़ा बता दें कि मैं कैरियर कैसे चूज़ करूँ कि बिजनेस के अलावा जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें भी यही करें, देखिए आप करियर पढ़ना शुरू करें। इंजीनियर की लाइफ क्या होती है, इंजीनियर किस किस तरह के होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर की लाइफ क्या होती है। मिले ना 5 डॉक्टरों से, गूगल पर जाएं, यूट्यूब पर लिखें, डॉक्टर्स के पूरे फीडबैक वीडियोस मिली हैं कि करियर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हर करियर को पढ़ें, इसके बाद आपको समझ आ जाएगा मैं किसके लिए बनाऊँ। आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि वो मेरा लाइफस्टाइल हो। हाँ, आपको ये समझ आ जाएगा यार ये मुझे सूट करता है, सही है, मैं इस तरह का आदमी हूँ। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर बनना है और आपको किताबों से एलर्जी है, आप कैसे बनोगे डॉक्टर यार। आपको मेहनत नहीं करी और आपको इंजीनियर बनना है, कैसे बनोगे आप, सही है। और इंजीनियरिंग करने के बाद इतनी खच्चरख्वारी करने के बाद इतने पैसे मिलेंगे, कैसे बर्दाश्त करोगे। तो क्या अब वो आपको पता चल जाएगा, अकाउंट्स है, नंबर्स, मैं नंबर वो दर्शील सफारी बन जाता हूँ, देखते ही इधर उधर उड़ते मेरे नंबर, नहीं कर सकते ना अकाउंट्स पर आप। तो आपको ये समझ आ जाएगा एंड में मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं या तो कॉमर्स बनता हूँ या मास्टर्स कर लेता हूँ, MBA कर लूँगा, BBA MBA कि जो खुली टुकली डिग्री हैं। नॉर्मली मैं अपने आप को ये कहता हूँ, नॉर्मली ब्रांड्स उसको भी बच्चों को भी, यार आप अपने आप को लिमिट ना करो। अकाउंट्स वाला अकाउंट्स कर सकता है, इंजीनियर इंजीनियरिंग कर सकता है, सही है, डॉक्टर डॉक्टरी कर सकता है। जो बिजनेस पढ़ा हुआ बच्चा है ना, BBA किया हुआ बच्चा है, MBA किया हुआ बच्चा, वो जेनेरिक बच्चा है, वो कुछ भी कर सकता है। आप भाई ACCA पढ़ लिया, CA कर लिया, मैक्सिमम क्या कर लोगे, CFO बन जाओगे कंपनी के। आपने सीधा BBA, सादा कुछ भी BBA MBA किया हुआ है, आप कंपनी का मालिक बन सकते हो, CEO बन सकते हो आगे जाकर, क्योंकि आपके पास तो लिमिटेशन ही नहीं है, आप तो सब करते हो। क्योंकि MBA और BBA जो कोर्सेज हैं उसमें तो आप हर तरह की चीज़ पढ़ते हैं, आप तो एक पूरा गोला गंडा आपको पढ़ाया जाता है ना, आप तो सब पढ़ के बैठे हैं। फाइनेंस भी पढ़ लिया, मार्केटिंग भी पढ़ लिया, सप्लाई चेन भी पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन सब पढ़ के आया, वो बच्चा ज़्यादा कामयाब होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि देखिए उसकी नॉलेज हर जगह की है। अब जब आप सब पढ़ रहे हो ना, BBA कर रहे हैं, आपको समझ आ जाता है मैं किस चीज़ के लिए बनाऊँ। अब मैं BBA कर रहा था, मैं समझ गया, मतलब भाई मार्केटिंग मेरा फोर्ट है, सही है, मतलब ये, क्योंकि जब मैंने मार्केटिंग के कोर्सेज पढ़े ना, मुझे मज़ा आ गया। मैंने बोला यार ये तो मैं बगैर पढ़े इसमें, और मेरे सारे अच्छे ग्रेड्स मार्केटिंग के कोर्सेज के हैं, मैं बगैर पढ़े भी जाता था तो मैं तबाही मचा देता था वहाँ पे। वेरेज मैं दूसरी तरफ कितने ऐसे सप्लाई चेन चीज़ें मैं उसमें करता था, मैं बोर HR, मैं सो जाता था क्लास में, इतना बुरा हाल था। तो वो आप जब ऐसे वो एनालाइज करने के लिए आपको पढ़ाई वाली चीज़ देखनी है, कारोबार एनालाइज करना है तो वो देखना है, आपको समझ आ जाएगा मेरा करियर क्या है। फिर उस करियर में अगर आपको लगता है फ़ायदा मुझे चाहिए, तो एक ही तरीका है सिर्फ कि आपने इतनी मेहनत करनी है कि आप स्टैंड आउट कर जाएँ दूसरे कैंडिडेट से। और वो स्टैंड आउट जब होंगे आप, जब आपको पता होगा कि मैंने अदर देन कोर्स की किताबें इतना सब पढ़ के बैठा हूँ इसके बारे में मैं, और इतना मुझे सब आता है जो नॉर्मल बच्चा मेरे सामने आएगा उसको नहीं आता, तो आपकी जीत है। तो आपको वैल्यू भी मिलेगी, लोग आपको फ़ायदा देंगे, लोग आपको बिठाएंगे, बोलेंगे कंपनी में सर आप ही हैं, 4 दफ़ा दिन में चाय पिलाया करो भाई को, अच्छा काम करता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आज आपने वर्किंग डे में हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी, अच्छा लगा कि हर एस्पेक्ट से हमने बात की है माशाल्लाह। कोई प्री प्लान नहीं होता तो मेरे ख्याल है सारे एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज आपने गपशप विद अदील में हमारे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट अहमद रऊफ़ ईसा साहब की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको भी ये इंटरव्यू और ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर अपने इज़हार कीजिएगा अपनी राय का, और इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।